हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 का सबसे फेवरेट चैप्टर अपने देश की कहानी भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत को ब्रिटिश रूल से आजाद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा ही काफी था, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा जिसने हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आजाद करने में मदद किया, उस विचारधारा के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से सफर को और समझते हैं कि हमारा चैप्टर, हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर, मोस्ट अवेटेड चैप्टर जो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, ये क्या है, इसके बारे में घटनाओं का क्रम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से। देखो बच्चों, यदि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग समझेंगे कि सिर्फ एक विचारधारा, वो कौन सी विचारधारा थी जिसने हमारे देश को, हमारे देश के लोगों में एक नया उत्साह भर दिया और हमारे देश को ब्रिटिश रूल से आजाद होने में मदद किया। तो बच्चों वो जो विचारधारा थी ना, ये जो विचारधारा थी वो था आपका राष्ट्रवाद। अब आप कहोगे सर राष्ट्रवाद क्या होता है? तो बच्चों राष्ट्रवाद जो होता है वो किसी भी लोगों के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है सो अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान की जो भावना होती है, इसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। मतलब अपने देश के प्रति जो त्याग करने की भावना, बलिदान करने की भावना होती है, प्रेम करने की भावना होती है, उसके लिए कुछ भी न्यौछावर करने की जो भावना होती है, इसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे समझ लीजिए हीरोज हैं, हमारे सामने सुपर हीरोज हैं, जिनके अंदर ये विचारधारा बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ था और इन्होंने इसी विचारधारा के दम पे जो है हमारे देश को आजाद करने में हमारी मदद करते हैं। और एक्चुअली इन्हीं लोगों ने अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को इस प्रकार जागृत किया कि बहुत सारे लोग जो है वो उसके इस सफर में इन लोगों के साथ जुड़ते चले गए और हमारा देश जो है वो उन लोगों के सहयोग से आजाद हुआ। तो राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहले ये समझना है हमको इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा चैप्टर शुरू ही इससे होता है। तो राष्ट्रवाद जब भी आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के प्रति उसके लोगों के द्वारा जो प्रेम की भावना होती है, बलिदान की भावना होती है, उसको विकास करने की जो भावना होती है, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। तो कोई भी देश यदि आजाद होता है तो उस देश को आजाद होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने देश से प्यार होना चाहिए, आपको अपने देश से एक लगाव होना चाहिए, ताकि आप अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो और आप अपने देश को आजादी दिलाना ही आपका सबसे बड़ा टारगेट और लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप अपने देश को बहुत अच्छे से आजाद करवा सकते हैं। तो बच्चों हमारे देश में ऐसे कुछ सुपर हीरोज थे जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, और इधर आप देखेंगे तो ये भगत सिंह और टैगोर जैसे कुछ कुछ महान लेखकों ने अपने राइटिंग्स के जरिए, अपने नाटकों के जरिए, अपने पोएम्स और कविताओं के जरिए जो है सो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो है सो इस बड़े से मुहिम में आकर के शामिल होते हैं और हम अपने देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज होती है ना, वो इंसान को मानसिक रूप से तैयार करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इन्होंने अपने राइटिंग के दम पे, इन्होंने अपने क्रांतिकारी सोच के जरिए, इन्होंने भी अपने नए नए, समझ लीजिए कि एक नया जोश और उमंग के साथ एक नई फौज खड़े करने का ये जो जज्बा है, इसके जरिए, और इन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के बल पे जो है सो राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रमोट करते हुए हमें एक नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और हमारे देश को आजाद करने में मदद करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बच्चों हमारा चैप्टर शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध से। तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध दो खेमे के बीच में लड़ाया जाता है, जिसमें से एक तरफ होता है हमारा केंद्रीय शक्ति और एक तरफ होता है मित्र राष्ट्र। एक तरफ होता है केंद्रीय शक्ति और एक तरफ होता है मित्र राष्ट्र। वेरी गुड। तो केंद्रीय शक्ति साइड में कौन कौन से देश थे? तो इधर थे आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इधर था जर्मनी, इधर था ऑटोमन। ये वही जर्मनी है बच्चों जहां से हिटलर, जो सबसे बड़ा तानाशाह है ना, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल करके सभी को मार दिया करता था, ये है जर्मनी। तो ये है आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य, वो थे केंद्रीय शक्ति के साइड में। और एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र साइड में कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी साम्राज्य, और अंत जब हमारा युद्ध अंत कर रहा होता तब तक यहाँ पे ब्रिटेन भी, अमेरिका भी जो है वो इसमें शामिल हो चुका होता है।
अब आप सोच रहे होंगे सर भारत किस तरफ से था, क्या भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था? तो बिल्कुल हम भी शामिल थे, लेकिन हम चूंकि ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, हम उसके उपनिवेश थे, हम उसके गुलाम थे, तो हम जो है वो ब्रिटेन के साइड से मित्र राष्ट्र की तरफ से ही लड़ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहां से क्यों शुरू हो रहा है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो है यही वो समय होता है जिसके वजह से हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और जब हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तो उससे राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत तेजी से उमड़ता है। तो क्या होता है कि सबसे प्रथम विश्व युद्ध में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं, और युद्ध के नाम पे बहुत ज्यादा कर्ज लिए जाते हैं। आप देखोगे तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे प्रभाव क्या पड़ता है कि इससे रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ता है, मतलब रक्षा पे, हथियारों पे, सेनाओं पे खर्च किया जाने वाला पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता है, और इसलिए ब्रिटेन जो है सो दूसरे देशों से युद्ध के नाम पे कर्ज लेते हैं। और कर्ज लेने के साथ साथ क्या होता है कि चूंकि हम कर्ज ले रहे हैं तो हमारे देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। 1913 से लेकर के 1918 के बीच में कीमत 2 गुना हो जाता है बच्चों, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और 18 से लेकर के 21 तक एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ जो है वो फसलें खराब हो जाती हैं और फ्लू नाम की महामारी फैल जाती है। इससे हजारों लाखों लोग मरते हैं, 120 से लेकर के 130 लाख लोग इस महामारी से मर जाते हैं, और जो कुछ महामारी से बचते हैं वो फसल खराब होने की वजह से, अकाल की वजह से, भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध का ये सारे प्रभाव हुए, आपको समझ आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध चूंकि ये युद्ध है तो इसमें तो खर्चे बहुत होते थे, और इस खर्चे का पूरा जो समझ लीजिए प्रॉब्लम था, टैक्सेस जो बढ़ाए जाते हैं वो हमारे देश के लोगों के ऊपर बढ़ा दिया गया, जिससे हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। आगे है सत्याग्रह का विचार। बच्चों, सत्याग्रह एक ऐसी विचारधारा है जो महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि वो हमेशा से सत्य और अहिंसा के एक बहुत ही परम भक्त रहे हैं, बहुत बड़े पुजारी रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक विचारधारा लाया जिसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। जो वो कहते थे कि सत्य के आधार पे यदि हम किसी को आग्रह करते हैं, सत्य के आधार पे और अहिंसा के बल पे यदि हम कोई आंदोलन करते हैं तो वो आंदोलन हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और यदि हमारा वो आंदोलन में हिंसा शामिल हो जाता है, हम लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, तो वो आंदोलन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य और अहिंसा के बल पे जो है सो हम अपने बात को सामने वाले से मनवा करके और उस आंदोलन को सफल करेंगे। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह करना। और गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का ये जो धर्म है ना, ये बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ करके रखेगा, क्योंकि जब हम अहिंसात्मक ढंग से काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और ये आंदोलन बड़े पैमाने तक जाता है। बच्चों, अब आपको समझना है कि गांधी जी जो है वो जाते हैं लंदन पढ़ने के लिए, और लंदन जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ करके आते हैं, और बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद वो जो है सो जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक केस मिलता है, ऐसा केस जिसमें ऐसे व्यक्ति का जरूरत था जिसको गुजराती भी आता हो, जिसको हिंदी भी आता हो और जिसको इंग्लिश भी आता हो। तो हमारे चूंकि गुजरात से थे हमारे गांधी जी, इसलिए इनको ये तीनों भाषाएं आती है, और वे चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका कोई केस लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है, और वो प्रॉब्लम होता है नस्ल भेदी सरकार। वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि वहां के लोगों को ये चमड़ी के रंग के आधार पर उसको जज किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, यहां तक कि उनके टॉयलेट्स अलग अलग होते थे। गोरे लोग जो वहां पे राज कर रहे थे उनका अलग होता था, और वहां के जो नेटिव लोग थे, वहां के आवासीय लोग थे, उनका एकदम अलग था। इस तरीके से उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप बन चुका था। उनके पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें अलग अलग जगह हुआ करता था, और टॉयलेट सीट यहां तक कि अलग अलग हुआ करते थे, और इस तरीके से उनके बीच में ये जो गैप है, ये जो भेदभाव की भावना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। समझ आ गया? तो वहां पर महात्मा गांधी जाते हैं और अपने सत्याग्रही विचारधारा के आधार पे जो है सो अफ्रीका में इस नस्लभेदी सरकार को खत्म करते हैं 1893 के समय में, याद रखिएगा। तो विदेश में या तो हमारे देश से बाहर सबसे पहले किया जाने वाला जो सत्याग्रह था वो था आपका दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार के खिलाफ। फिर बच्चों वो 1915 में हमारे देश में लौटते हैं महात्मा गांधी, और वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के बाद जो है सो वो कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं और समझते हैं कि हमारा देश कैसा है। चूंकि हमारे देश से वो बाहर रहे हैं तो हमारे देश के सारी चीजों को बहुत अच्छे से, व्यवस्थाओं को अच्छे से समझते हैं, हमारे देश की जनता को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है? बच्चों, महात्मा गांधी जो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आते थे,
आए हुए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स है, ये समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों का जो वेशभूषा है, उसको देख करके उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इन लोगों के साथ, इन्हीं के जैसे, इन्हीं के कपड़ों के साथ रहूंगा और इनके लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ मैं इस देश को आजाद करने में मदद करूंगा। इतना बड़ा डिसीजन, जहां पर वो लंदन में बहुत आराम से एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वो एक बहुत ही आराम जिंदगी जी सकते थे। वहां पर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपने देश के लोगों के साथ रहेंगे और बस एक लाठी और एक धोती के आधार पे जो है, सिर्फ इसी के बलबूते उसने अपने पूरा जीवन को कंप्लीट किया और हमारे देश को आजाद किया। कितना सादगी भरा जीवन था उनका। और इस तरीके से जो है सो वो भारत लौटने के बाद सबसे पहले, अब वो अधिवेशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब सबसे पहला सत्याग्रह का विचार जो विदेश में उन्होंने किया था वो था साउथ अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार को हराने में। और दूसरा जो है वो भारत में आने के बाद सबसे पहला जो विचारधारा ये उन्होंने लागू किया वो है बिहार का चंपारण आंदोलन। अब बिहार में चंपारण आंदोलन क्या है? देखिए, बिहार में एक जगह है चंपारण जिला, जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, बच्चों ये जो राजकुमार शुक्ल होता है ना, ये आता है और महात्मा गांधी को जो है सो अपने राज्य, अपना जिला बिहार के चंपारण जिला ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसान जो है वो बहुत परेशान थे अंग्रेजों से। क्यों परेशान थे? तो अंग्रेज जो है ना वो किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए कह रहा था और नील की खेती के लिए उन्होंने 3 कट्ठिया पद्धति को लागू कर दिया था। अब ये 3 कट्ठिया पद्धति क्या है? देखो, हर एक किसान जिसके पास 20 कट्ठा का जमीन है उसमें 3 कट्ठा पर जो है सो उसको नील की खेती बोना बहुत आवश्यक था। अब बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? किसान बहुत आराम से बो लेते और बदले में उनको दे देते। बच्चों इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक बार नील की खेती करने के बाद जो है सो वो जो भूमि होता है, उसका जो जमीन होता है वो बंजर हो जाता है और हर साल किसानों का 3 कट्ठा जमीन जो है वो बंजर होते चले जा रहा था। इसीलिए राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में आते हैं और उस किसानों के साथ होकर के ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है वो अपना आंदोलन छेड़ देते हैं और ये आंदोलन सफल भी रहता है और ब्रिटिशर्स को जो है सो इन लोगों के ऊपर जबरदस्ती 3 कट्ठिया पद्धति लागू करने के लिए वो बाध्य नहीं रहते और वो जो है सो इसके बदले में कॉम्पनसेशन देने की भी बात करते हैं। आज तक ब्रिटिशर्स ने कभी क्षतिपूर्ति नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, रिटर्न कुछ नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी के इतने फोर्स करने के बाद, इनके सही तरीके से सत्याग्रह की विचारधारा को लागू करके आंदोलन करने की बात से उन्होंने इन्हें कॉम्पनसेशन देने की भी बात की और इस तरीके से सबसे पहला आंदोलन उनका चंपारण आंदोलन अच्छे से सफल रहता है। इसके बाद बच्चों 1918 में वो गुजरात में खेड़ा आंदोलन करते हैं। ये जो खेड़ा आंदोलन है ना, ये वहां के किसानों के द्वारा ही चलाया जा रहा था। ये गुजरात में एक जिला है आपका खेड़ा, एक जगह है खेड़ा, वहां पर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा था? क्योंकि यहाँ पर अकाल और बाढ़ आ चुका था और ऐसे समय में भी जो अंग्रेज है वो मालगुजारी मतलब टैक्स जो है वो माफ नहीं कर रहे थे। ऐसे समय में महात्मा गांधी आते हैं और फिर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो अपना राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत तेजी से चलाते हैं। ऐसे में किसानों का उनको समर्थन मिलता है और किसानों के समर्थन से ये आंदोलन बहुत बड़ा होता है और फाइनली ब्रिटिशर्स को झुकना पड़ता है और इनके जो मालगुजारी है, जिन्होंने जो भी बाढ़ से और अकाल से प्रभावित लोग थे, प्रभावित क्षेत्र था, वहां पर मालगुजारी में वो टैक्स देते हैं, टैक्स में छूट देते हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। फिर बच्चों समय आता है 1918 और एक और आंदोलन होता है अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कपड़ा आंदोलन में कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाले जितने मजदूर थे, इनको दिया जा रहा था एक तरह का बोनस। क्या दिया जा रहा था? बोनस। कैसा बोनस? तो प्लेग बोनस, है कि नहीं? यहाँ पर जो प्लेग फैल चुका था, इस प्लेग के वजह से वहां के जो मजदूर थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम था। तो यहाँ के जो कारखाने का जो मालिक था, मिल का जो मालिक था, उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को प्लेग में बोनस देंगे। अब बोनस का अमाउंट उसको मिल रहा था। कुछ समय के बाद जो है सो मिल मालिक सोचने लगे कि इस बोनस को हम खत्म कर देते हैं। वो बोनस को समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के मजदूर चाह रहे थे कि इसे समाप्त नहीं किया जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई बहुत तेजी से बढ़ चुका था और महंगाई इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मजदूर कह रहे थे कि नहीं, ये बोनस हमारे पास रहेगा, फिर भी हमें कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि महंगाई ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और बोनस इन्हें लगभग 35% मिल रहा था।
तो इस तरीके से ये समझ लीजिए कि एक तरह से मकान मिल मालिक के बीच में और वहां के मजदूरों के बीच में होने वाला समझ लीजिए एक तरह से विरोध था, जिसमें मजदूर चाहते थे कि हमें ये बोनस मिलता रहे और जो मालिक थे वो इसे समाप्त करना चाहते थे। तो इसमें फिर से सामने आते हैं हमारे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी सामने आकर के और यहाँ के मजदूरों के साथ मिल करके और मिल मालिकों के खिलाफ, क्योंकि मिल मालिक जो है वो सारा प्रॉफिट रखना चाह रहे थे और इनके कंडीशन को समझ नहीं रहे थे, इसीलिए महात्मा गांधी जो है वो इसके लिए फिर से आंदोलन करते हैं और इसमें भी उन्हें सफलता मिलती है और वो उनको झुकाते हैं और ये जो बोनस वाला अमाउंट है ये इनका कंटिन्यू रहता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो याद रखना है 1917 में क्या हुआ था, 1917 में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन, बिहार का चंपारण आंदोलन। 1918 में दो होते हैं, एक होता है खेड़ा आंदोलन और एक होता है मील मजदूर आंदोलन। आई होप यहां तक समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे। देखो अब बच्चों, ब्रिटिशर्स जो है ना वो जल्दबाजी में एक एक्ट ले आते हैं। क्यों एक्ट ले आते हैं? देखिए सबसे पहले एक एक्ट का नाम आप सुनेंगे जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट था ना बच्चों जो अंग्रेज इसलिए लाया था ताकि यहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाया जा सके, यहाँ के राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत तेजी से प्रमोट ना किया जा सके और उन्हें दबा करके उन्हें लंबे समय तक गुलाम रखा जा सके। उसके लिए उन्होंने लाया रॉलेट एक्ट, फरवरी 1919 में लाया। 1919 में उन्होंने एक ऐसा कानून लाया जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे, केवल और केवल डाउट हो जाए ना, केवल शक हो जाए कि ये जो है सो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है वो कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो केवल शक के आधार पे उसे पकड़ के जेल में बंद किया जा सकता था और 2 साल तक उसे जेल में बंद रखने का प्रावधान था। इसके खिलाफ जो है सो आप कोई अपील नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर के, आपकी कोई दलील नहीं सुनेगा और ना ही आप इसके लिए कोई वकील रख सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था और इसमें 2 साल की सजा था, ये याद रखना। तो ये ऐसा कानून सुनते ही जो है सो पूरे देश में जो है सो प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि ये कैसा कानून लाया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता को जो है तो इस तरह से क्यों मतलब रोका जा रहा है। वैसे तो हम गुलाम ही थे, लेकिन फिर भी ये कानून बहुत ही काला कानून के समान था। इसी वजह से अच्छा कुछ कांग्रेसी नेता को इसके खिलाफ गिरफ्तार भी किया जाना था, क्योंकि बहुत तेजी से जो है सो प्रोटेस्ट चलना शुरू हो चुका था। अब जब प्रोटेस्ट शुरू हो चुका तो फिर इसका ये देखते ही जो है सो अंग्रेजों ने तुरंत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत ही जल्दबाजी में से पारित कर दिया, क्योंकि आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा देखते ही गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल से आंदोलन शुरू कर दिया। 6 अप्रैल से आंदोलन शुरू, देखो ये फरवरी में आया इसके बारे में, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये बहुत ही जल्दीबाजी में पास करने के तुरंत बाद जो है सो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल से ये आंदोलन शुरू कर दिया कि ये कानून जो है वो एक काला कानून है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुस्तानियों को दबाने का, उसे शोषित करने का एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला ये तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जो है सो बहुत बड़ा विरोध होता है। स्थानीय लोगों को हिरासत में भी ले लिया जाता है। वहां के जो लोकल लोग होते हैं, लोकल नेता होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसको पकड़ पकड़ जेल में डाल देता है और 2 साल का प्रावधान था, ये आप जानते हैं, है ना। और इस तरीके से गांधी जी को भी दिल्ली में जाने से रोक कर लगा दिया कि ये यदि दिल्ली में आ गया तो प्रोटेस्ट बहुत भयंकर हो सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी को जो है सो दिल्ली में आने से मना कर दिया जाता है। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के एक जुलूस पे गोली चला दिया। अमृतसर में ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था इस कानून के खिलाफ और उन्होंने क्या किया, उस पे गोली चला दिया। इससे आंदोलन और ज्यादा भड़क गया और आंदोलन भड़क गया तो फिर वहां पर लगा दिया गया मार्शल लॉ। क्या लगा दिया गया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? तो मार्शल लॉ ये होता है जैसे आज 144 की धारा होती है, आप एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते और खड़े होकर के डिस्कशन नहीं कर सकते, आप सभाएं नहीं कर सकते, सभा करके आप किसी को संबोधित नहीं कर सकते, बहुत सारी जनता को भड़का नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब भीड़ नहीं लगा सकते। ऐसा होता है मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ लागू होते ही वहां का जो पूरा उस एरिया का पूरा अमृतसर का पूरा इलाका जो था उसे संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथ में। जनरल डायर जो है अब उस पूरे इलाके के कमान को संभाल चुके थे और वो तैयार थे कि अब मार्शल लॉ बहुत अच्छे से लागू हो। लेकिन बच्चों इसी के बीच में क्या होता है, समय आता है 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक बड़ा सा मैदान है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। इसका नाम है 1 मिनट प्लीज, इसका नाम है जालियांवाला बाग। और ये यही देखिए आप, ये है जालियांवाला बाग। और ये जो जालियांवाला बाग है एक समझ लीजिए एक मैदान था और इस मैदान से निकलने का एक ही रास्ता था, चारों तरफ से बंद था। अब क्या है, इस मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि वैसाखी मेला का आयोजन किया गया था। वैसाखी मेला जो है सो मनाया जा रहा था और इस वैसाखी मेले में जो है
सो बहुत सारे लोग जो है वो शामिल होते हैं। और बहुत सारे लोग शामिल जब होते हैं तो बैसाखी मेला में बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि उस मेले को एंजॉय किया जा सके, और कुछ लोग या ज्यादातर लोग जो है सो वहां पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सो प्रदर्शन करने के लिए जमा होते हैं, जहां पर बहुत सारे, एक समझ लीजिए एक तरह से सभाएं चल रही थी। तो आप जानते हैं इस इलाके में मार्शल लॉ लागू था, और बहुत सारे लोग जो बाहर बाहर से आए थे उन्हें पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू है, और वे आकर के उस जालियांवाला बाग में सभाओं में पार्टिसिपेट कर लिया। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो है सो ये जो है सो समझ लीजिए मार्शल लॉ का वायलेशन था, मार्शल लॉ को तोड़ा जा रहा था। इसीलिए वहां का जो ब्रिगेडियर जनरल डायर था वो अपने समझ लीजिए हथियारबंद सैनिक के साथ, जिसके हाथों में एकदम राइफल था, वो ले करके, और सभी लोग, जनरल डायर ने अपने बहुत सारे सैनिकों को जालियांवाला बाग में एंटर कर दिया और लाइन से लगा करके। और देखिए यहाँ जितने भी लोग इस सभा में शामिल थे, बूढ़े बच्चे जवान जितने भी बैसाखी मेला में आए हुए थे, इन सभी पे जो है सो अंधाधुंध गोली चला देते हैं बिना देखे कि सामने कौन है। इस तरीके से कई लोग जो है सो समझिए खून की होलियां चलती है यहाँ पर, और पूरी तरह से ये जो धरती है वो खून से लथपथ हो जाती है। और इस तरीके से हमारे देश का ये एक समझ लीजिए बहुत ही खौफनाक और खतरनाक घटना था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने अपने सैनिकों से कहकर के कई हिंदुस्तानियों के ऊपर जो है सो गोली चलवा दिया था। और इस तरीके से 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है ये घटना। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जैसे बच्चों ये घटना होती है तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस घटना से कोई हमारा भारतीय जो है सो खुश नहीं था, उसका दिल दहल गया, और कई जगहों पे जो है सो प्रोटेस्ट और बड़े पैमाने पे शुरू हो गया। उत्तर भारत में जो है सो लोग सड़क पे उतर आए, और लोगों को जो है सो अंग्रेज, इस आंदोलन जो बढ़ रहा था इसको दबाने के लिए वो उस पर कोड़े भी बरसा रहे थे कि कोड़े बरसा करके हम यदि इस आंदोलन को शांत रख सके, तो ऐसा भी प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, और दबा दबा करके उसको मतलब दमन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। यहां तक एक गांव है पंजाब में जिसका नाम है गुजरवाल। चूंकि देखो ये जो अमृतसर है ना, ये पंजाब में ही है, इसी वजह से पंजाब का एक गांव होता है गुजरवाल, वहां पर जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए अंग्रेज जो है तो वहां पे बम बरसा दिए, मतलब बहुत समय समझ लीजिए कि बमबारी वगैरह भी हुई और हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब हिंसा जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की बात कही। तो 6 अप्रैल को इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो जो आंदोलन शुरू किए थे, इस आंदोलन को वापस लेते हैं, क्योंकि यहां से लोगों का नुकसान हो रहा था, लोगों को मारा पीटा जा रहा था, उस पर बम बरसाए जा रहे थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो हिंसात्मक आंदोलन बनते जा रहा है, इसीलिए उन्होंने जो है सो आंदोलन को वापस लेने की बात कही। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आज हम लोग समझते हैं यहीं तक। जालियांवाला बाग